हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से ही बहुत बहुत स्वागत है। 13 दिसंबर 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी को असेस करने के लिए हमारे पास जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपको सिर्फ 599 रुपीज़ में दी जा रही है। टोटल 51 टेस्ट जो हैं इस टेस्ट सीरीज़ में रहेंगे, तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और सी सेट लाइव क्लासेस का भी हमारा एक बैच है जो कि सिर्फ 1299 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पर होंगी और अगर आप लाइव नहीं पढ़ सकते हैं ड्यू टू एनी रीजंस, तो आप ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच है इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी एज द लाइव क्लासेस। सिर्फ ये है कि यहाँ पर लाइव क्लास नहीं होंगी, है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी एंड दिस इज़ अवेलेबल एट ओनली 499 रुपीज़। ठीक है। तो अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हमारे ऐप और वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पर जो एक नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप चाहें तो इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पर और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इंडिगो है, ठीक है, इंडिगो के बेसिकली टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो इस एक इंक्वायरी पैनल के सामने यहाँ पर अपीयर हुए हैं। और जो डीजीसीए है, यानी कि जो आपका फ़्लाइट्स का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, सिविल एविएशन का जो रेगुलेटर होता है, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, मतलब उनको पद से बर्खास्त किया गया है। ठीक है। ये बेसिकली मतलब जो वो अभी पूरा का पूरा इशू हुआ था एयरलाइंस में डिले वगैरह को लेकर, है ना, फ्लाइट्स कैंसिल वगैरह हुई थी, उससे जो कई सारे पैसेंजर्स को, यात्रियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा था, उसके बारे में क्या चल रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो जो एमजी नरेगा है, ठीक है, या जिसको हम मनरेगा नाम से भी जानते हैं, उस स्कीम में आपको पता है कि 100 डेज़ का मैंडेटरी वर्क दिया जाता है। तो वो 100 डेज़ का जो वर्क है उसको 100 डेज़ को बढ़ाकर 125 दिन करने की बात हो रही है और इस स्कीम का नाम भी बदला यहाँ पर जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कैबिनेट ने इस चीज़ को जो है वो मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो फाइनलाइज कर रही है क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। ठीक है, इसमें कुछ बदलाव करने जा रही है और साथ ही साथ जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट डेज हैं टू एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड्स, उनको भी 100 से बढ़ाकर 125 किया जाएगा। ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने इन प्रपोजल्स टू एक्सपेंड द स्कीम को एक्सपेंड करने के प्रपोजल को डिस्कस किया है और साथ ही साथ इस स्कीम के नाम को भी बदला जाएगा। इस स्कीम का नाम जो है वो अब होगा पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। तो पहले महात्मा गांधी हुआ करता था, अब वो महात्मा गांधी की जगह महात्मा गांधी नेशनल की जगह पूज्य बापू कर दिया जाएगा। बाकी रूरल गारंटी एक्ट तो वैसे ही है। ठीक है। उसमें रूरल गारंटी एक्ट था, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है। अब इसमें यह लिखा गया है कि जो लॉ है, अभी का जो एग्जिस्टिंग लॉ है, उसमें यह है कि 100 दिन का काम इसमें दिया जाता है। ठीक है। लेकिन 2024-25 के अगर हम डेटा को देखें तो नंबर ऑफ एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पर हाउस होल्ड वो कितना रहा है, सिर्फ 50 दिन। ठीक है। वैसे तो 100 दिन का काम मिलना चाहिए, बट 2024-25 में जो एवरेज है वो सिर्फ 50 दिनों का ही मिला है। ठीक है। और इनफैक्ट द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कंप्लीटिंग 100 डेज स्टूड एट 40.7 लाख लास्ट ईयर। पिछले साल की अगर हम बात करें तो ऐसे परिवार जिन्होंने 100 दिन का काम पूरा किया था उनकी संख्या थी 40,70,000। ठीक है। और इस साल का जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6.75 लाख 6,74,000 फैमिलीज जो हैं उन्होंने ही 100 दिन का काम किया है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत जो काम है वो ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। अब ये जो प्रपोज़ल है इसका नंबर ऑफ डेज बढ़ाने का, या आप कह सकते हैं नाम चेंज करने का, तो इस तरीके के बदलाव के जो प्रपोज़ल हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूवल प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी इनिशिएट किया गया है। और वो इसलिए है ताकि ये जो स्कीम है उसको 16th फाइनेंस कमीशन में
लागू रखा जाएगा, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन। इसके बाद 2022 में एक कमेटी बनाई गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि ये मनरेगा जो स्कीम है इसको एडमिनिस्टर करती है, और इसका काम ये था कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स को स्टडी करना और इस स्कीम के गवर्नेंस रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज है, उनको चेक करना, उनको एग्जामिन करना, ठीक है। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पिछले साल यहाँ पर सौंपी है। अब ये जो नरेगा है, ये स्कीम पहली बार आई थी 2005 में, ठीक है, और इसके बाद इसको यूपीए की सरकार ने इसका नाम बदला था 2 अक्टूबर 2009 से, और नाम कर दिया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो एनडीए गवर्नमेंट को अब ये जो बदलाव करने हैं, इसके लिए मतलब ये जो नाम चेंज करना है और जो नंबर ऑफ डेज बढ़ाने हैं, उसके लिए जो इसका एक्ट है उसमें अमेंडमेंट या बदलाव करने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज बढ़ाने के लिए फ्रॉम 100 टू 125, और नाम चेंज करने के लिए क्या करना होगा, एक्ट में जो है वो बदलाव करने होंगे, ठीक है। अब पास्ट में क्या हुआ है कि कई सारे स्टेट्स ने इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन्होंने ये डिमांड की है कि मनरेगा वर्कर्स के लिए जो 100 डेज की सीलिंग है, जो अपर लिमिट है, इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक प्रोविज़न ये है कि स्टेट्स जो हैं वो 100 डेज से ज़्यादा जो है वो वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो जो उसके लिए एक्स्ट्रा फंड लगेगा वो उनको खुद से देना होगा, और इसलिए ज़्यादातर स्टेट्स फिर जो है वो उस तरीके का काम नहीं देती है, ठीक है। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2024-25 में, जहां 290 करोड़ परसेंट डेज जनरेट हुए हैं, 290 करोड़ परसेंट डेज का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति एक दिन का काम करता है तो उसको वो काउंट होता है 1% डेज, ठीक है, यानी कि 1 पर्सन वर्किंग फॉर 1 डे, दैट इज 1% डे, ठीक है। तो 290 करोड़ परसेंट डेज का मतलब क्या हो गया कि 290 करोड़ लोगों ने एक दिन काम किया है, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ 90 लाख लोगों ने 100 दिन का काम किया है, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतने जो करोड़ परसेंट डेज रहे हैं 2024-25 में, उनमें से सिर्फ 4.35 करोड़ जो हैं उनको स्टेट ने अपने बजट से जनरेट किया है, ठीक है। तो स्टेट हालांकि इस तरीके की मांग तो करती हैं कि नंबर ऑफ डेज को बढ़ाया जाए 100 दिन से ज़्यादा, बट जब बात आती है अपने ऊपर तो फिर वो उस तरीके का काम नहीं करते, ठीक है। और कुछ राज्य जिन्होंने अपने खुद के रिसोर्सेज से वर्क जनरेट किया है, दैट इज़ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान, एमपी एंड तेलंगाना, ठीक है। अब ये जो एमजी नरेगा है, इसके अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है वो यही है कि एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, हर ग्रामीण परिवार जिसके एडल्ट जो हैं वो काम करना चाहते हैं, दे वॉलंटियर टू डू द मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, ठीक है, तो उनको काम दिया जाना चाहिए कम से कम 100 दिन का, ठीक है। हर हर परिवार को 100 दिन का काम दिया जाना चाहिए इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये जो एमजी नरेगा का एक्ट है उसका सेक्शन 3(1) कहता है कि फॉर नॉट लेस देन 100 डेज, ठीक है, मतलब उसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 100 डेज की जो लिमिट है उसको लोअर लिमिट माना है कि कम से कम 100 दिन का काम मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक तरीके से हम बात करें तो ये जो 100 दिन के काम है ये क्या बन चुकी है, ये अपर लिमिट बन गई है। कैसे? क्योंकि ये जो नरेगा का सॉफ्टवेयर है ये एम्प्लॉयमेंट अबव 100 डेज अगर आप उसमें करते हैं कि किसी परिवार को अगर 100 दिन से ज़्यादा का काम दिया जाता है तो वो उसमें डेटा एंट्री अलाउ ही नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर इस तरीके का है। तो इसलिए एक तरीके से हालांकि एक्ट में लिखा गया है कि 100 दिन का काम मिनिमम होना चाहिए, बट एक तरीके से वो आप कह सकते हैं कि टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, है ना, टेक्निकल रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो अपर लिमिट बन चुकी है, ठीक है। हालांकि ये भी लिखा गया है कि किसी भी हाउस होल्ड को जो है वो 100 दिन से ऊपर का काम दिया जा सकता है अगर स्टेट या ड्यूटीज़ की तरफ से रिक्वेस्ट किया जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि सरकार जो है वो 100 दिन के अलावा एडिशनल 50 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट भी दे सकती है। जैसे किस केस में है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड है, कोई अगर शेड्यूल्ड ट्राइब परिवार है जो कि ऐसे फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है, ठीक है, कि जिनके पास कोई अदर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है एक्सेप्ट फॉर द लैंड राइट्स ग्रांटेड अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2016, ठीक है, उनको जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2016 उसके तहत जो लैंड मिली हुई है, उसके अलावा उनके पास अगर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो उनको एडिशनल 50 दिन का काम जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि ऐसे रूरल एरियाज़ में, ठीक है, जहाँ पर ये नोटिफाई हुआ हो कि यहाँ पर सूखा पड़ा है, ठीक है, ड्रॉट हुआ है या कोई और प्राकृतिक आपदा नेचुरल कैलामिटी हुई है, तो वहाँ पर भी सरकार जो है वो एडिशनल 50 दिन का काम दे सकती है। ठीक है, तो ये अभी तक के एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। अब इसके बाद क्या इसमें बदलाव होगा, है ना, दो बदलाव तो हमें पता है, एक तो नाम बदल रहा है और दूसरा जो 100 डेज की लिमिट है उसको बढ़ाकर 125 डेज किया जा रहा है। बाकी इसमें क्या चेंजेस होंगे वो जब हो जाएगा तब पता लगेगा, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके के बदलाव या चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसका एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस सेशन में होता है। हालांकि अब इस सेशन का तो आप कह सकते हैं सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, क्योंकि 19 तारीख तक ही ये सेशन चलने वाला है, विंटर सेशन पार्लियामेंट का। तो हो सकता है कि इस सेशन में हो, नहीं तो फिर जो अगला बजट सेशन आएगा उसमें होगा ये। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल है, इंडिया आउट ऑफ यूएस लेड कोलिजन ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। ठीक है, यहाँ पर एक अमेरिका की तरफ से, मतलब अमेरिका जिसको लीड कर रहा है, एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है, नाम ज़रूर याद रखिएगा, दैट इज़ पैक्स सिलिका। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो एक नया यूएस लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसका नाम है पैक्स सिलिका, और इसका एम क्या है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, आई होप समझ गए बात। पैक्स सिलिका नाम का एक यूएस जिसको लीड कर रहा है स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिया गया है। इसका एम क्या है, टू बिल्ड सिक्योर सप्लाई चेन रेंजिंग फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स एंड एनर्जी इनपुट्स टू एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि सप्लाई चेन को सिक्योर करेगा, सुरक्षित बनाएगा, है ना, और सप्लाई चेन्स भी किसकी, क्रिटिकल मिनरल्स की, और ऐसे जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, या फिर जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इनपुट्स चाहिए उनकी सप्लाई चेन को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स की और ऐसी जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जो इनपुट्स या जो इनपुट मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी सप्लाई चेन को सिक्योर करेगा। नाम याद रखिएगा, पैक्स सिलिका। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अब ये जो इम्पोर्टेंट ये इसलिए है हमारे लिए क्योंकि इस इनिशिएटिव में इंडिया को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इंडिया को शामिल इसमें नहीं किया गया है, ये याद रखेंगे। ये ऐसे समय पर बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है जिस समय भारत और अमेरिका के बीच की जो ट्रेड डील है, जो व्यापार समझौता है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, कई हाई लेवल की टॉक्स हुई हैं, टेक्निकल नेगोशिएशंस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये डील अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, हालांकि दिल्ली जो है वो इस अपॉर्चुनिटी में की मतलब तलाश में था, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो रीअलाइन हो रही है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की जो कंपनी है वो चाहती हैं कि वो अपना जो भी ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको चाइना से दूर करे, मतलब चाइना के अलावा उसको डाइवर्सिफाई करे। ठीक है, और ये डाइवर्सिफाई बेसिकली क्यों करना चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले इसको लेकर हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि चाइना ने जो है वो जो आपके ये होते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ठीक है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि इसका एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग नहीं करेंगे, है ना, और इसी की वजह से जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही थी। तो इसीलिए जो यूरोप और अमेरिका की कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि हम अपना जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको चाइना के अलावा और देशों तक भी ले जाएं, डाइवर्सिफाई करें। तो इंडिया चाह रहा था कि हो सकता है कि इसी
मतलब इनिशिएटिव के दौरान हमें भी एक मौका मिलेगा इस तरीके की ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल होने का, बट इसको इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनॉग्रल जो पैक सिलिका समिट है इसमें कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं। इसमें समिट में जो जापान के काउंटर पार्ट्स हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इसराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात्स और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो देश हैं उसमें ये कहा गया है कि दे आर होम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स पावरिंग द ग्लोबल एआई सप्लाई चेन। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी कंपनियां और ऐसे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन को पावर कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आप इस बात को साफ समझ सकते हैं कि इंडिया की अभी एआई को लेकर, एआई सप्लाई चेन को लेकर उतनी आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन ग्लोबली नहीं है कि इंडिया को इस तरीके के इनिशिएटिव में शामिल किया जाए। समझ गए बात, है ना। मैंने आपको वो चीज़ बता दी, वो यहीं पर फिर से लिखा गया है कि पैक्सिलिका एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, एक सिक्योर, प्रॉस्पेरस और इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाने के लिए, फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स एंड एनर्जी इनपुट टू एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, न्यू जॉइंट वेंचर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अनड्यू एक्सेस से रोका जाएगा, और कंट्रोल बाय कंट्रीज ऑफ कंसर्न, या फिर ऐसी कंट्रीज जिनसे कंसर्न पैदा होती है उनको इस तरीके के जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो उनको एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम्स बनाए जाएंगे, इंक्लूडिंग द आईसीटी सिस्टम्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, डेटा सेंटर्स, फाउंडेशनल मॉडल्स एंड एप्लीकेशंस, ये सब कुछ जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अब एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यही कहना है कि जो कंट्रीज़, जिन देशों को इस इनिशिएटिव में हिस्सा मतलब मिल रहा है, जो इसमें शामिल हो रहे हैं, ये ऐसे देश हैं जो एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के मामले में टॉप पर हैं। ठीक है, और इंडिया जो है वो अभी तक इन सेक्टर्स में इवॉल्व नहीं कर पाया है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया को इस लिस्ट में या इन देशों के ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पास्ट के भी एक सिमिलर इनिशिएटिव का जिक्र किया गया है। आपको याद होगा हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये भी बेसिकली एक यूएस लेड इनिशिएटिव ही था, और ये भी एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें पहले इंडिया को जो है वो जगह नहीं मिली थी, लेकिन बाद में जो है वो इंडिया इस इनिशिएटिव में शामिल हो गया था। 2022 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। ये भी अमेरिका का ही एक, मतलब अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया एक इनिशिएटिव था, लिया गया इनिशिएटिव था, जिसमें कुछ और देश भी शामिल थे। इंडिया उसमें नहीं था इनिशियली, बट बाद में इंडिया को शामिल कर लिया गया था, है ना। तो वहाँ से ये वाला जो नया एक इनिशिएटिव आया है दैट इज पैक्स सिलिका, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट इन दोनों को लिंक करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये जो एमएसपी है दैट इज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसमें कौन कौन से देश थे, है ना, क्या इसका पर्पस था, वो थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है बात। चलिए, तो ये दो आर्टिकल हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और दो आर्टिकल्स हमें एक्सप्लेन पेज पर देखने हैं। ठीक है, तो ये हैं वो दो आर्टिकल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, एक आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है द लिंक बिटवीन इनइक्वलिटी एंड पब्लिक एजुकेशन। अभी आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने जिक्र किया था वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 का। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर इनइक्वालिटी को पब्लिक एजुकेशन से लिंक करके ये बात कर रहे हैं कुछ, है ना। एक इस आर्टिकल को देखेंगे, इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल है, और एक आर्टिकल हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया जो है वो PM10 के ऊपर फोकस कर रहा है, जबकि PM2.5 जो है वो ज़्यादा बड़ा खतरा है। ठीक है, यहाँ पर एक नई रिपोर्ट आई है ना, एक
बेसिकली एक नई दिल्ली बेस्ड एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। पहले इस वाले आर्टिकल को देख लेते हैं। देखो, इस हफ्ते जो एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी, है ना, उसमें क्या बात की गई थी कि पूरी दुनिया में जो इनइक्वालिटीज़ या असमानताएं बढ़ रही हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में, उसके बारे में बात की गई थी। उसमें ये बताया गया था कि जो टॉप 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इनकम अर्नर्स हैं, दे अर्न मोर देन द रिमेनिंग 90%। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया के जो टॉप 10% हैं, टॉप 10% जो पैसा कमाते हैं, वो उससे ज़्यादा कमाते हैं जितना बाकी 90% कमाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन कैप्चर्स लेस देन 10% ऑफ द टोटल ग्लोबल इनकम, कि पूरी दुनिया की जितनी इनकम है उसका 10% से कम कितनों लोगों के पास है? 50% के पास। ठीक है, यानी कि दुनिया की जो आधी आबादी है ना, आप कह सकते हैं बॉटम हाफ की जो 50% है, उनके पास दुनिया की टोटल इनकम का सिर्फ 10% है। ठीक है, ये बात हो गई इनकम को लेकर। अगर वेल्थ को लेकर हम बात करें तो वेल्थ का कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा है। टॉप 10% जो है वो 3/4 ऑफ द ग्लोबल वेल्थ, यानी कि पूरी दुनिया की जितनी संपत्ति है उसका 3/4 75% जो है वो किसके पास है? टॉप 10% के पास। और जो बॉटम हाफ है, यानी कि जो बॉटम 50% है, उनके पास दुनिया की संपत्ति का सिर्फ 2% है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वलिटी या असमानता जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा। एक बेसिकली एक इंडेक्स होता है जिसके तहत हम ये मेजर करते हैं इनइक्वलिटी को। ठीक है, एक ग्राफ होता है, उसमें एक टर्म होता है। वो क्या टर्म होता है? एक नंबर आप कह सकते हैं, वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो इनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसकी रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 होती है रेंज। 0 का मतलब है कि बहुत कम इनइक्वालिटी, या आप कह सकते हैं कि ज़ीरो इनइक्वालिटी। और 1 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी। ठीक है, तो व्हाट डज द नेम ऑफ दैट इंडेक्स और दैट नंबर, वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ग्लोबल एवरेजेस कंसील एनॉर्मस डिवाइड्स बिटवीन द रीजन्स। ठीक है, कि जो ग्लोबल एवरेजेस की हम बात कर रहे हैं, वो जो बिटवीन द रीजन्स, क्योंकि हमने तो यहाँ पर ओवरऑल बात करी है ना, कि टॉप 10% के पास इतना है, बॉटम 50% के पास इतना है, बट रीजन वाइज क्या स्थिति है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं पता लग रही है। तो यहाँ पर अगर उसकी बात हम करें तो जैसे लिखा हुआ है कि हाई इनकम रीजन्स कौन कौन से हैं, जहाँ पर इनकम्स लोगों की ज़्यादा है, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियनिया एंड यूरोप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में क्योंकि यूएस भी आता है, कनाडा आता है। ओशियनिया में आपका ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला रीजन, और बाकी पूरा यूरोप। ठीक है, जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं वो कहाँ पर हैं? रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट यानी कि जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, और नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, और इसके बाद जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस रीजन्स हैं, ठीक है, जहाँ पर इनकम्स जो हैं वो बहुत ही कम है, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, है ना, सेंट्रल अमेरिका और जो कैरेबियन वाला रीजन है वो हो गया, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया हो गया जहाँ पर इंडिया भी आता है ना, और सब सहारन अफ्रीका, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका का रीजन जो है उसको छोड़ दें तो उसके बाद का बाकी जितना भी अफ्रीका है वो। तो ये डेटा जो है वो क्या बता रहा है? द डेटा शोज शार्प कॉन्ट्रास्ट इवन आफ्टर करेक्टिंग फॉर प्राइस डिफरेंसेस अक्रॉस रीजन्स। यानी कि अब हर देश में या हर रीजन में जो प्राइस डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको अगर एडजस्ट किया जाए तो उसके बाद भी ये डेटा ये बता रहा है कि कैसे जो है वो अलग अलग रीजन्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट या अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एन एवरेज पर्सन इन नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियनिया अर्न्स अबाउट 13 टाइम्स मोर देन समवन इन सब सहारन अफ्रीका एंड 3 टाइम्स मोर देन द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, कि एक व्यक्ति जो नॉर्थ अमेरिका या ओशियनिया में रहता है वो सब सहारन अफ्रीका के एक व्यक्ति के कंपैरिजन में 13 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और ग्लोबल एवरेज से भी 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका और ओशियनिया में, अगर एक व्यक्ति की जो एवरेज डेली इनकम है वो लगभग 125 यूरोज़ है। ठीक है, वहीं अगर हम सब सहारन अफ्रीका में बात करें तो इट इज़ ओनली 10 यूरोज़। ठीक है, और इसके बाद लिखा है कि एंड दीज आर एवरेजेस। ठीक है, ये सिर्फ एवरेज है ना, मतलब पूरे सब सहारन अफ्रीका का एवरेज ले लिया या नॉर्थ अमेरिका ओशियनिया का एवरेज ले लिया तो वो एवरेज है। हर रीजन में
कई सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे भी बहुत कम कमाते हैं, क्योंकि तभी एवरेज जो है वो इतना बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफन द बेसिक क्वेश्चंस कि वेदर देयर इज इनइक्वालिटी एंड इफ सो हाउ सीवियर आर डीपली कंटेस्टेड। ठीक है, ये कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं कि क्या इनइक्वालिटी या असमानता है, और अगर है तो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, दिस ऑफन मीन्स दैट द मोर सब्सटेंटिव इश्यूज डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड अटेंशन। इसका मतलब ये है कि जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर अटेंशन या गौर नहीं किया जा रहा है। जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसीज कैन रिड्यूस द यॉर्निंग गैप ऑफ इनइक्वालिटीज, कि किस तरीके की नीतियां या किस तरीके की जो पॉलिसीज हैं वो ये जो इनइक्वालिटीज में गैप बढ़ रहा है उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है 2026, उसमें कई सारे इस तरीके की बात की गई है, और उनमें एक मुख्य बात है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, कि सरकार की तरफ से जो एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो खर्च किया जाए उसकी बात हो रही है। ठीक है, दीज आर अमंग द मोस्ट पावरफुल इक्वलाइजर्स, येट एक्सेस टू दीज बेसिक सर्विसेज रिमेन अनइवन एंड स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये बहुत पावरफुल इक्वलाइजर्स हैं। इक्वलाइजर्स का मतलब है कि जिनसे, मतलब जिनका जो आप कह सकते हैं कि अधिकार सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, सभी को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हमें अनइवन देखने को मिल रही हैं। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन फ्री हाई क्वालिटी स्कूल्स, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स कैन रिड्यूस अर्ली लाइफ डिस्पैरिटीज एंड फोस्टर लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यानी कि अगर फ्री और हाई क्वालिटी स्कूल्स में, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे, चाइल्ड केयर पे, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स पर अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब सरकार की तरफ से अगर इन स्कीम्स पर पैसा लगाया जाता है, तो इससे जो शुरुआती ज़िंदगी की डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको कम किया जा सकता है, और इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। बाय ensuring that talent and effort rather than background determine life chances, such investment build more inclusive and resilient societies। ठीक है, ये इंश्योर करते हुए कि टैलेंट और एफर्ट जो है वो किसी की लाइफ की चांसेस को डिटरमाइन करता है, ना कि उसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम इंश्योर करें और इस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया जाए इन चीज़ों पर, तो इससे और ज़्यादा इंक्लूसिव और रेजिलियंट सोसाइटीज़ जो है वो बन सकती हैं। ठीक है, टू बी श्योर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट्स टुवर्ड्स एजुकेशन। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति सरकार की तरफ से जो खर्चा किया जाता है उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहा गया है। ठीक है, इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू नोट वेयर ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड रीजन्स शो अप ऑन पब्लिक एजुकेशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो भी ऊपर रीजन की बात की हमने, है ना, नॉर्थ अमेरिका, ओशियनिया, यूरोप, सब सहारन अफ्रीका, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, है ना, ये सब रीजन्स की जो हमने बात करी, वहाँ पर पब्लिक एजुकेशन में कितना खर्च किया जा रहा है उसकी अगर हम बात करें, तो 2025 में जो एवरेज पब्लिक एजुकेशन एक्सपेंडिचर है पर स्कूल एज इंडिविजुअल, यानी कि 0 से 24 साल के बच्चे के ऊपर जितना खर्च किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। ठीक है, जहाँ सब सहारन अफ्रीका में सिर्फ 224 यूरोस खर्च किए जा रहे हैं, वहीं नॉर्थ अमेरिका और ओशियनिया में ये 9025 यूरोस तक हैं। ठीक है, लगभग 1:41 का गैप है। 1:41 का गैप मतलब कि अगर यहाँ 1 रुपया खर्च किया जा रहा है तो यहाँ 41 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड इज इट एनी सरप्राइज वाई लैगार्ड रीजन्स कंटिन्यू टू लैग। तो ऑथर का ये कहना है कि क्या इस बात से हमें कोई सरप्राइज या आश्चर्य होने की बात है कि क्यों जो पिछड़े हुए रीजन्स हैं वो लगातार पिछड़ते ही जाते हैं, क्योंकि वही है कि सरकार की तरफ से जो मुख्य, या आप कह सकते हैं जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उनके ऊपर ही खर्च नहीं किया जा रहा है ना, तो फिर कैसे जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया भी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एजुकेशन में एक्सपेंडिचर बताया गया है पर स्कूल एज इंडिविजुअल 0 to 24 सब सहारन अफ्रीका में सबसे कम है, 220 यूरोज। ठीक है, उसके बाद साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पर इंडिया भी आता है उसमें भी काफ़ी कम है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा। फिर लैटिन अमेरिका जो आपका सेंट्रल अमेरिका कैरिबियन वाला रीजन है वो, रशिया एंड सेंट्रल एशिया, उसके बाद ओशियनिया, ये नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियनिया। ठीक है, दिस इज ईस्ट एशिया, दिस इज यूरोप। तो आप नॉर्थ अमेरिका और ओशियनिया में देख सकते हो कि यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 41 टाइम्स बता रहे हैं ये, तो आप समझ सकते हैं कि फिर अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया,
है ना, या यूरोप के देश हो गए, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की और शिक्षा की, ऐसे ये तो बेसिकली शिक्षा की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। तो एजुकेशन में वहाँ की व्यवस्थाएं या वहाँ की जो आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा क्यों नहीं होंगी, है ना। इस चीज़ को आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि हमारे देश में जो है कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। और उसमें ज़्यादातर लोग आपको कहाँ पर जाते हुए मिलेंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट जाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है, ठीक है। यहाँ की आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, है ना। हमारा देश यहाँ पर लाई करता है इस वाले ब्रैकेट में 593 वाला, ठीक है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना। समझ रहे हैं बात। चलिए, है ना। चलो, इसके बाद एक और आर्टिकल है यहाँ पर, इसको देखते हैं। ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है, जो मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो PM10 के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन PM2.5 जो है वो रियल थ्रेट या असली खतरा PM2.5 से है, ठीक है। देखो, यहाँ पर लिखा है, दिल्ली का ही जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली जो है अपनी एयर क्वालिटी लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक नई रिपोर्ट आई है इसी दौरान, बाय द सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव, ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसने ये एक डिटेल्ड पाथवेज बताया है कि भारत में पॉल्यूशन को कैसे टैकल किया जा सकता है, उसके लिए एक पाथवे बताया है, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल फॉर दिल्ली। और इसने बाकी देशों को एग्जामिन किया है कि उन्होंने इस तरीके के इशू से कैसे निपटा है। इस एनालिसिस का नाम है डिफरेंट पाथ्स टू क्लीन एयर, ग्लोबल इंसाइट्स फॉर इंडियाज रिफॉर्म एजेंडा। इन्होंने कुछ देशों में जो इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी रिजीम्स हैं उनको स्टडी किया है, जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, जर्मनी, मैक्सिको, पोलैंड, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और इन्हीं देशों को क्यों चुना गया है, इन्हीं देशों को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो इंडिया के लिए रेलिवेंस रखते हैं। एक तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लार्ज इकोनॉमीज हैं, ठीक है। इन देशों में भी सीवियर एयर पॉल्यूशन की हिस्ट्री या इतिहास रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन देशों में भी हुआ है और इन देशों की भी जो GDP ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेज़ रही है, हाई रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंडीशंस इंडिया से मैच करती हैं, तो इसीलिए इन देशों के जो इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी रिजीम्स हैं उसको स्टडी किया गया है और वहाँ के एग्जांपल्स लेके ये बताया गया है कि कैसे हमारे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली वगैरह में जो प्रदूषण की समस्या है ना, वायु प्रदूषण जो है, जो एयर पोल्यूशन है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल ये है, बेसिकली आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक जो एडिटर हैं अनिल चौहान, मतलब इसके जो रिपोर्टर हैं एक, उन्होंने इस रिपोर्ट के तीनों ऑथर्स दैट इज़ इशिता श्रीवास्तव, अरुणेश कारकुन एंड भार्गव कृष्णा से बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब में क्या क्या बात बताई गई हैं अगर हम देखें, तो पहला सवाल ये है कि ऑल्दो दिल्लीज एयर क्वालिटी रिमेन्स फार फ्रॉम सेफ लेवल्स थ्रू आउट द ईयर, pollution comes under the spotlight only seasonally. Why is pollution not a make or break political issue in India like in other countries? ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल इनके ऑथर से ये पूछा गया कि हालांकि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, जो वायु की गुणवत्ता है, वो पूरे साल ही खराब रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी समय पर अच्छी हो रही है, जनरली खराब ही रहती है पूरे साल भर। लेकिन ये इशू जो है वो ज़्यादा लाइमलाइट में या चर्चा में कब आता है, खासकर ये जो विंटर का सीज़न है इस समय पे। तो भारत में पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, वो मेक और ब्रेक पॉलिटिकल इशू क्यों नहीं है जैसा और देशों में होता है। मेक और ब्रेक पॉलिटिकल इशू का मतलब है कि सरकारें इसी दम पर बनती या बिगड़ती क्यों नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं बात। तो इसके लिए ये कहा गया है, मतलब एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये सरकार के लिए इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वोटर्स के लिए एयर क्वालिटी एक कम प्रायोरिटी वाला इशू है, ठीक है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए भी, हालांकि दिल्ली के लोग जो हैं वो प्रदूषण की बात करते रहेंगे साल भर, ठीक है, या खासकर आजकल ज़्यादा ही हो जाएगा कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ये करना चाहिए सरकार को, ऐसा वैसा फलाना ये वो सब, ठीक है। लेकिन जिस समय वोट देने का समय आएगा उस समय जनता ये सारी बातें भूल जाती है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा बता रहे हैं ये, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे इन्होंने जो कारण बताया है वो ये है कि हमने
जो बैड एयर क्वालिटी का लोगों के स्वास्थ्य पर और उनकी जो वित्तीय स्थिति है, जो फाइनेंशियल वेलबींग है, उसके ऊपर क्या नुकसान हो सकता है, ये हम लोगों तक सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, है ना। लोगों को इस बात का पता नहीं है। उनको लगता है कि प्रदूषण हो रहा है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्वास्थ्य खराब होगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, है ना, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, एयर प्योरीफायर्स लेने पड़ेंगे, मास्क पहनना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि उनके फाइनेंस पर भी असर पड़ेगा। तो हमने ये चीज़ लोगों को ढंग से कम्युनिकेट नहीं की है, इसलिए लोग इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है कि ओवर द ईयर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उसने लार्जली कंट्रीब्यूट किया है कि पॉल्यूशन को एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया है जो पब्लिक डिस्कोर्स में यूज़ होता है, और स्टेट्स जो हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे कि पीआईएल की बात की जाए, या सुप्रीम कोर्ट ने एक पहला जो है वो रिफॉर्म्स किया एयर क्वालिटी को फिक्स करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक अथॉरिटी सामने आती है, दैट इज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका काम था कि दिल्ली एनसीआर के रीजन में पॉल्यूशन को टैकल किया जाए, ठीक है। हालांकि ईपीसीए जो है वो गवर्नमेंट के एडजेसेंट हो गई, है ना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई अथॉरिटी थी, है ना, तो वो सरकार के अंदर काम नहीं करते हुए बल्कि सरकार के साथ काम करने लगी, ठीक है, मतलब उसके पैरेलल आप कह सकते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ हमें ये बताती है कि एयर पोल्यूशन जो है वो कभी भी गवर्नमेंटल एक्शन का सेंट्रल पिलर नहीं रहा, ठीक है। ये हमारे देश की स्थिति है। वहीं अगर हम चाइना, मैक्सिको, पोलैंड जैसे देशों से कंपैरिजन करें जो एयर पोल्यूशन को टैकल कर पाए हैं, डील कर पाए हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि या तो टॉप डाउन अप्रोच होती है या बॉटम अप अप्रोच होती है, लेकिन ये सारी की सारी अप्रोच गवर्नमेंट लेड होती हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेती है, ठीक है। टॉप डाउन का मतलब है कि जहाँ पर ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आके नीचे को जाते हैं, ठीक है, हायर अथॉरिटी से नीचे की तरफ। या फिर बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि नीचे से जो इश्यूज हैं वो ऊपर सरकार तक पहुँचते हैं, ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ तक। लेकिन ये सारा का सारा काम जो है वो सरकार इसको लीड करती है ना, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर है बात, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा ऑथर का यहाँ पर यह कहना है कि डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, वेयर देयर आर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशंस। देखो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद जहाँ पर एमिशंस को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, पोलैंड जो है वॉज एन आउटलायर इन टर्म्स ऑफ नॉट मीटिंग द टारगेट्स एंड हैड पुअर एयर क्वालिटी, ठीक है। पोलैंड में जो है वो ये जो एमिशन के टारगेट्स थे इसको मीट नहीं किया गया, और यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ चेंज हुई, सिविल सोसाइटी ने जो है वो ये काम उठाया और लोकल और नेशनल अथॉरिटीज़ को इस चीज़ के लिए फोर्स किया, है ना, डिमांड की कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी चेंजेस किए जाएं। इसके बाद वहाँ पर एक मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू होता है, दैट इज़ पॉलिश स्मोग अलर्ट। 2015 में ये शुरू होता है, जहाँ की ये शुरू होता है क्राकाओ में। यहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ख़राब थी। तो इसके बाद हुआ क्या कि जो एमिशन टारगेट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया गया और फिर एयर क्वालिटी में सुधार हुआ, ठीक है। अब इसके बाद चाइना का जिक्र किया गया है कि चाइना ने जो है वो टॉप डाउन अप्रोच इम्प्लीमेंट की है पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, जहाँ पर वहाँ के प्रीमियर दैट इज़ ली कियांग ने डिक्लेयर किया अ वॉर ऑन एयर पोल्यूशन एंड सेट अ विजन फॉर चाइना टू क्लीन इट्स एयर इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया गया कि इस दौरान चाइना को जो है वो अपनी हवा को स्वच्छ करना है, ठीक है। पूरी की पूरी स्टेट जो है वो मोबिलाइज हो गई इस विजन के लिए। लोकल और नेशनल अथॉरिटीज़ और डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनको स्पेसिफिक गोल्स दिए गए रिगार्डिंग द रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, ठीक है, उसके लिए अलग अलग गोल्स दिए गए। क्लीन एयर जो है वो उनके लिए एक नेशनल प्रेस्टीज का इशू बन गया, ठीक है, एक राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि उनकी साख का सवाल बन गया कि हमें जो अपनी हवा है वो साफ करनी है, ठीक है। वो अमेरिका जैसे देशों के साथ compete कर रहे थे, तो एंड एयर पोल्यूशन वॉज डीम टू बी अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना। एक दिन हमने और भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम चाइना से भी जो है वो मतलब सीख ले सकते हैं इस मामले में डेफिनेटली, कि चाइना की स्थिति भी कमोबेश पॉल्यूशन के मामले में हमारे देश जैसी ही थी, लेकिन नाउ दे हैव डन अ लॉट, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने पूरी तरीके से सुधार लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दिल्ली की जो ज्योग्राफी है वो यहाँ के एयर पोल्यूशन को बढ़ाती है, ठीक है।
क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। तो क्या कोई और ऐसी फॉरेन सिटी है जिसकी ज्योग्राफी जो है वो एयर क्वालिटी को और ज़्यादा वर्स बनाती है, और क्या इसके बावजूद, इस तरीके की ज्योग्राफी होने के बावजूद, उस देश ने या उस शहर ने इस इशू को सक्सेसफुली टैकल किया है? तो उसके जवाब में यहाँ पर ये कहा गया है कि मैक्सिको शहर को देखिए, उसकी भी ज्योग्राफी कुछ ऐसी ही है, एक प्लेट्यू के ऊपर लोकेटेड है, चारों तरफ से माउंटेन्स हैं, और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो ऐसा रोल प्ले करती हैं कि एयर क्वालिटी को और भी ज़्यादा वर्स बनाती हैं। 1950s में एक ड्राई लेक बेड है जहाँ पर सिटी का सारा सीवेज जो है वो जाया करता था, ठीक है, और वहाँ की तरफ से अगर हवा बहती थी, विंड बहती थी, तो वो यहाँ से डस्ट को शहर में ले आती थी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो सीवेज पार्टिकल्स हैं वो हवा में तैरते रहते थे, ठीक है, वो खाने के ऊपर फिर बैठते थे वो पार्टिकल्स, तो उससे अगर उस तरीके के खाने को लोग कंज्यूम करते थे तो लोग जो है वो बीमार पड़ते थे। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मैक्सिको सिटी ने एक साइंस और हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किए। 1990s में सिटी ने एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मैनेजमेंट प्रोग्राम टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, प्रो एयर नाम से, ठीक है। इन्होंने एक जो अनलेडेड पेट्रोल है, ठीक है, उसकी सप्लाई को सेटअप किया, स्ट्रिक्टर व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स लेके आए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स का ये काम होता है कि वो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम, उसको भी एक्सपेंड किया। तो इन सब एक्शंस से, इन सभी मेजर से, इन सभी कदमों से वहाँ का पॉल्यूशन जो है वो सही हो गया, कम हो गया। फिर बीजिंग का एग्जाम्पल भी है, चाइना का, वहाँ पर भी ऐसी ही समस्या थी, ठीक है। माउंटेन रेंजेस जो हैं वो पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स होने से रोकते थे, खासकर विंटर्स के दौरान। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा मैंने ये बताया था, एक आर्टिकल आया था, हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से दिल्ली की ज्योग्राफी जो है वो उसकी वजह से पॉल्यूशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। उसमें एक ये पॉइंट था, है ना, कि जो दिल्ली का रीजन है उसके नॉर्थ की तरफ आपको जो है वो पूरा हिमालयाज मिलेंगे, तो पॉल्यूटेंट जो है वो डिस्पर्स नहीं हो पाते। तो वही चीज़ ये बीजिंग के लिए भी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज जो हैं उनको शहर से बाहर शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो उससे बेसिकली यही फ़ायदा हुआ कि अगर इंडस्ट्रीज शहर में नहीं होंगी तो फिर जो शहर का पोल्यूशन लोड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बात की है कि जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि बाकी देश जो हैं उनका फोकस PM2.5 को रिड्यूस करने के ऊपर ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू इंडिया, ठीक है। तो ऐसा क्या है, वाई इज़ दैट केस, ऐसा क्यों है? तो PM2.5 को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा एटमॉस्फेरिक पर्टिकुलेट मैटर है जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, ठीक है। 2.5 माइक्रोमीटर को अगर आप कंटेक्स्ट में समझें तो जो हमारे ह्यूमन हेयर है, ठीक है, जो इंसान का बाल होता है, उसके डायमीटर का भी 1/20th, तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है। इसी वजह से जो PM2.5 है वो हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और ह्यूमंस के लिए PM10 से वो कई ज़्यादा टॉक्सिक है, हार्मफुल है, ठीक है। लेकिन बाकी देशों के, जैसे बाकी देशों में होता है कि वो PM2.5 को कम करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो PM2.5 को प्रायोरिटाइज नहीं करता है, ठीक है। जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो सिर्फ PM10 के रिडक्शन पर फोकस करता है इन 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक है। दे कंसिस्टेंटली फेल टू मीट द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर पॉल्यूटेंट्स ओवर सेवरल ईयर्स। यानी कि ये 131 जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, ये ऐसे शहर हैं जो कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर पॉल्यूटेंट्स को कई वर्षों तक मीट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर यही कहा गया है कि 2017 के बेस ईयर के कंपैरिजन में जो एम्बियंट PM10 लेवल है उसको 40% कम करना है, ठीक है। या फिर जो NAAQS है उसको मीट करना है, उसके स्टैंडर्ड्स को 2026 तक। लेकिन सब PM10 के लिए ही है, PM2.5 के लिए फोकस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो PM2.5 का रिडक्शन है वो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के जो प्लान है, पॉल्यूशन को टैकल करने के जो प्लान है उसमें नहीं होता, ठीक है। एंड मिसप्लेस्ड एक्शंस, और कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जैसे कि स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखा है स्मोक गन्स, आपने देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर एक गन सी लगी होती है, बेसिकली उसका काम होता है कि वो वाटर स्प्रे करता है, पानी छिड़कता है, ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें की जाती है, उनसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे मिसप्लेस्ड एक्शन जैसे कि स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरे ऑथर का ये कहना है कि जो PM10 को चॉइस किया जाता है एज द पॉल्यूटेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द NCAP एज अ मेट्रिक टू शो प्रोग्रेस वाज वन ऑफ कन्वीनियंस,
कि ये सुविधा के हिसाब से जो है वो लिया गया है कि PM10 को एज अ पॉल्यूटेंट मेजर किया जाए। ठीक है, वो ऐसा इसलिए किया गया है कि ये जो 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर PM10 के लिए मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस थी, PM2.5 के लिए नहीं थी। इसीलिए जो एंटायर फोकस है NCAP का वो किसके ऊपर है, कंस्ट्रक्शन से जो डस्ट उठ रही है, जो धूल उठ रही है कंस्ट्रक्शन से, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं रोड स्वीपिंग के लिए, रोड पेविंग के लिए, है ना, ज़मीनों पे झाड़ू लगाया जा रहा है, वो स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला सवाल ये है कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो इंडिया के पॉल्यूशन रेगुलेटर्स हैं दे आर रिसोर्स पुअर। रिसोर्स पुअर मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, वो अंडर स्टाफ्ड हैं, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, वेल फंडेड नहीं है। तो ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ये कैसे हमारी जो फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन है उसको प्रभावित कर रहा है। तो इंडिया में जो एयर कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उसको सेटअप किया गया था पहली बार अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। तब से लेकर अभी तक जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 17 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, हमारे देश का जो प्रदूषण है वो भी 130% बढ़ गया है। लेकिन इन बोर्ड्स में जो स्टाफिंग है, मतलब जितना इनकी बोर्ड्स की जो स्टाफ की कैपेसिटी है वो बहुत कम बढ़ी है। ठीक है, अगर हम US और चाइना जैसे देशों से कंपेयर करें तो हमारे जो स्टाफिंग नंबर्स हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो जैसे 2024 की इन्होंने बात की है कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ हैं ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में काम करती है ना, इनमें जो टोटल सेंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 12,000 से ज़्यादा पदों की है, लेकिन 6,000 से भी कम लोग जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 50% से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। इसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, जो हमारा नेशनल लेवल पर एपेक्स रेगुलेटर है, उसकी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो सेंक्शनड स्ट्रेंथ तो 603 है, लेकिन वहाँ पर भी 504 ही लोग काम कर रहे हैं, मतलब 100 लोग वहाँ पर भी कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो लोग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को का काम को देखते हैं, है ना, सुपरवाइज करते हैं, उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है ना, ये इशू तो है ही है। तो इसके बाद इन्होंने जो रिसर्च की है इसमें यह कहा गया है कि ये एनालाइज किया कि हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज पर देयर ओन प्रोसीजर टू मॉनिटर पॉल्यूशन कंप्लायंस ऑफ एन इंडस्ट्री, कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके खुद के प्रोसीजर के अनुसार एक इंडस्ट्री पॉल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं उसको कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, उसको मॉनिटर करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये एग्जामिन किया कि कितना समय एक एनवायरमेंटल इंजीनियर को जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है उसको रिव्यू करने में लगता है। उसके बाद फील्ड में जाएगा, वो इंडस्ट्री की लोकेशन को मॉनिटर करेगा, है ना, मतलब इंडस्ट्री की लोकेशन पर क्या काम हो रहा है वो सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा। उसके बाद एक रिपोर्ट लिखेगा, उस रिपोर्ट को फाइल करेगा। तो इन सब में कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने ये पाया कि ये सब काम करने में एक इंजीनियर को मैक्सिमम 3 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, मतलब 3 दिन के अंदर वो सारा काम कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये पता लग रहा है कि 3 दिन में अगर ये सब कुछ हो रहा है ना, कि वो उसने फाइल जो मतलब वो आई है उसके पास एप्लीकेशन, उसको उसने रिव्यू भी कर लिया, वो फील्ड में जाके उसने सब कुछ मॉनिटर भी कर लिया, रिपोर्ट लिख भी दी पूरी कि क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है सब कुछ, और फाइल भी कर दिया। तो 3 दिन के अंदर ये सारा काम हो जा रहा है। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि ये एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए ये बहुत कम समय है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि एक SPCB यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके पास मॉनिटरिंग कंप्लायंस करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो वो कभी कभी क्या करता है कि बाहर से कंसल्टेंट्स को हायर कर लेता है। ठीक है, जो उसके लिए रिपोर्ट लिख देते हैं और बोर्ड को सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंजीनियर जो है वो उसको उस बिहाफ पर साइन कर देता है। ठीक है, तो इसमें इस बात की बहुत ज़्यादा चांस होती है कि इंजीनियर जो है वो कभी जिस इंडस्ट्री के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो पॉल्यूशन के नॉर्म्स को या एमिशन के नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो या कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि कभी इंजीनियर वहाँ गया ही नहीं। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, कि इंजीनियर वहाँ कभी इंस्पेक्शन करने गया ही नहीं, उसने पैसे वैसे लिए, है ना, घूस वूस खाई और उसके बाद साइन कर दिया, रिपोर्ट बन गई, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ काम हो रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वर्कलोड जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक इंजीनियर जो है वो पहले जो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फॉर एग्जांपल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के लिए, वो अब ई वेस्ट, बायोकेमिकल वेस्ट कंप्लायंस, इन सबको भी देख रहा है। ठीक है, तो वर्कलोड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है
कि ग्राउंड पर जो कंप्लायंस मॉनिटरिंग है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, वो सारा काम दफ्तरों में बैठ के ही हो जा रहा है ना, वही पैसे दे के और वो सब करके हो जा रहा है, ग्राउंड पे जाके मॉनिटरिंग प्रॉपर हो ही नहीं रही। तो इन सब चीज़ों की वजह से इशू क्या आ रहा है, वही पॉल्यूशन का, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो पैसा दे के सब कुछ अपनी फाइल क्लियर करवा ले रहे हैं, है ना, लेकिन नुकसान जो है वो किसको भुगतना पड़ रहा है ना। नुकसान तो बेचारा गरीब आदमी उठाएगा, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको तो क्या ही फ़र्क पड़ना है। ठीक है, उसके तो घर में भी एयर प्योरीफायर लगा है, ऑफिस में भी लगा है, गाड़ियों में भी लगा है ना। गरीब आदमी जो है वो इसका नुकसान झेल रहा है। क्लियर है बात। चलिए, तो इसके लिए अथॉरिटीज़ भी कहीं ना कहीं जो है वो जिम्मेदार हैं, है ना, क्लियरली बात की गई है। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप सी सेट लाइव क्लासेस में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1299 रुपीज़ में आप लोगों के पास मौका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें रिकॉर्डेड क्लासेस की, तो अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 499 का बैच है, इसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज़ भी है हमारे पास प्रीलिम्स के लिए, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो ये भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। ओनली एट 599 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है। ठीक है, और अगर कोई डाउट क्वेरी है या कोई भी सवाल है तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।